है चोर ही सिपाही मुंसिफ ही खुद है कातिल। किस शक्ल में नुमाया इंसान हो रहा है। नमस्कार, मैं जनवक्ता श्री ओम गौतम। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि अभी 2 दिन भी नहीं हुए हैं सूर्यकांत शर्मा जी को सीजीआई बने हुए कि आज वो बड़ी मुश्किल में फंसते हुए नजर आए। सीजीआई बनने के बाद भारत में 5 देशों के सीजीआई आए हुए थे और जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस बागची उनके साथ बैठकर सुनवाई करने के लिए बैठे थे, जिससे कि उन जजों को ये समझाया जा सके कि भारत में केस कैसे डील होते हैं। उसी समय उनकी अदालत में एक वकील साहब आते हैं और ये वो वकील साहब हैं जो पिछले 4 सीजीआई के साथ खूब हंगामेदार उनके रिश्ते रहे हैं। उन्हें देखते ही सीजीआई एकदम से पसीना पसीना होने लगते हैं कि ये आदमी हमें फंसाने के लिए आ गया है। और वही स्थिति इन वकील साहब ने आज जस्टिस सूर्यकांत यानी भारत के 53वें सीजीआई के सामने उपस्थित कर दी। और स्थिति ऐसी हो गई थी कि जस्टिस सूर्यकांत को इन वकील साहब को हिंदी में रिक्वेस्ट करनी पड़ी, हिंदी में डांटना पड़ा, हिंदी में समझाने की कोशिश करनी पड़ी, क्योंकि बाकी जो जजेस थे वो अंग्रेजी जानते थे और अंग्रेजी में अगर वो ज्यादा कुछ कहते तो वो समझ जाते कि यहाँ चल क्या रहा है। लेकिन इतना निश्चित है कि नेपाल और भूटान के चीफ जस्टिस तो इन बातों को समझ ही गए होंगे जो जस्टिस सूर्यकांत ने इन वकील साहब से कही। अब आपको ज्यादा संशय में न रखते हुए मैं बता ही देता हूं कि ये वकील साहब कौन थे। बहुत से लोग तो समझ गए होंगे, ये थे मैथ्यूज नेदुम्पारा। मैथ्यूज नेदुम्पारा ने सीजीआई से ये रिक्वेस्ट की कि वो कॉलेजियम और एनजेएसी को खारिज करने वाले फैसले के खिलाफ उनकी याचिका को स्वीकार करें। इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि हम इस मामले को बाद में देखेंगे। उन्होंने कहा कि नहीं, आप अभी इसको देखिए क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण मामला है। उसके बाद सूर्यकांत को ये कहना पड़ा कि हम हिंदी में बात करेंगे, क्योंकि वो समझ गए कि अगर अंग्रेजी में इस पर ज्यादा डिटेल में वो बात करने लगेंगे, मैथ्यूज नेदुम्पारा से उनको डांटेंगे, तो सारे के सारे सीजीआई, जिनमें केन्या के सीजीआई, लंका के सीजीआई और मॉरिशस के सीजीआई भी शामिल थे, वो सारी चीजों को समझ जाएंगे। और विदेशी मीडिया भी थी, चूंकि विदेशी जज थे तो वहां बाकी लोग भी हो सकते थे। तो इस पर नेदुम्पारा ने कहा कि उन्हें हिंदी ज्यादा समझ नहीं आती है क्योंकि वो केरल के रहने वाले हैं। मामला फंसते हुए देख और जब जस्टिस सूर्यकांत को लगा कि ज्यादा किरकिरी हो जाएगी और इस समय नेदुम्पारा को टालना ही पड़ेगा, तो उन्होंने कह दिया कि ठीक है, इस मामले को लिस्टिंग के लिए हम लेते हैं। यानी अब ये तो तय हो ही गया है कि कॉलेजियम और एनजेएसी के मुद्दे पर सीनियर एडवोकेट नेदुम्पारा की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। हालांकि इस पर वो कितनी लंबी चर्चा के लिए राजी होंगे, कितने लंबा समय देंगे, लेकिन ये तो निश्चित है कि कम से कम एक सुनवाई के लिए तो वो राजी हो गए हैं। ये आप और आप जैसे हमारे तमाम साथियों की जीत है, हम सब की जीत है, जो बड़े दिनों से एक अभियान चला रहे थे कि कॉलेजियम हटाओ, देश बचाओ, ब्रिंग बैक एनजेएसी। और अब जब ये मामला उठेगा तो फिर से अखबारों की सुर्खियां भी बनेगा, टीवी पर चर्चा का भी मौका आएगा और तमाम जो यूट्यूबर्स इसके बारे में जानते नहीं है, जानते हुए भी बोलने की हिम्मत नहीं रख पाते, वो भी इस पर बोलने लगे। तमाम दूसरे जो माध्यम हैं उन पर भी चर्चा होगी और इस तरीके से ये जो हम चाहते थे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जागरूकता फैले, उस कड़ी में एक और कदम साबित होगा। हालांकि उम्मीद तो बहुत ज्यादा नहीं की जा सकती है कि इस मामले में कुछ भी पॉजिटिव निर्णय सुप्रीम कोर्ट देगा, लेकिन चूंकि याचिका लगी है तो हो सकता है इसमें केंद्र सरकार को भी नोटिस जाए, दूसरे पक्षों को, दूसरे राज्यों को भी अगर ईमानदारी से इस याचिका को सुनने की लिए आगे बढ़ते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज या कॉलेजियम और सीजीआई, तो फिर इसमें बाकी स्टेट्स को भी नोटिस जाएंगे, केंद्र सरकार को भी नोटिस जाएंगे
अन्यथा इस मामले को दबाने की कोशिश की जाएगी, जैसे कि पिछले कई सीजीआई कर चुके हैं कि नेंदू पाराक को देखते ही भड़क जाते हैं, उनको डांटने लगते हैं, कभी उन्हें कुछ दिनों के लिए डिबार भी कर देते हैं। पर मामला आगे बढ़ा है, इसलिए हमें उम्मीद नजर आ रही है कि इससे इस पूरे के पूरे जो प्रक्रिया चल रही है या हमारा जो अभियान चल रहा है उसको मदद मिलती हुई नजर आएगी। दूसरी चीज ये है कि किस तरीके की सोच सुप्रीम कोर्ट की है, सुप्रीम कोर्ट के जजों की है, वो भी इस मामले ने पूरी तरह से उजागर कर दिया है। लेकिन इस पूरे के पूरे प्रकरण के लिए हम तो जो मैथ्यूज नेंदूपारा है उनको बधाई देंगे, उनको धन्यवाद देंगे कि उन्होंने सही मौके पर एक जोरदार चौका लगाया, जिसके आगे पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट और सीजीआई पस्त होते हुए नजर आए। कैसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी, आप इसी से कल्पना कर सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में कार्यवाही अंग्रेजी में होती है, ज्यादातर जज इंग्लिश में ही बात करते हैं, चाहे उनको फ्लुएंसी हो या न हो। लेकिन इस मामले को दबाने के लिए, मामले को रफा दफा करने के लिए, चीजों को बहुत ज्यादा बिगड़ने से बचाने के लिए, जैसे सूर्यकांत ने जिस तरीके से ये कहा कि हम हिंदी में बात करेंगे, हम जानते हैं कि तुम ये ऐसा क्यों कर रहे हो, ये तुम जानबूझ के कर रहे हो, इस तरीके की बातें आप सोचिए कि भारत का सीजीआई कर रहा है एक वकील से, उस देश का सीजीआई जिसकी आबादी 150 करोड़ है। यानी कि कॉलेजियम और एनजेएसी के मुद्दे पर इन लोगों को पता है कि ये बहुत ज्यादा आक्रामक तरीके से बात नहीं कर सकते हैं, अन्यथा कोई दूसरा मुद्दा होता तो वो एकदम से नेंदूपारा को डांट भी सकते थे। लेकिन यहाँ उन्हें पता था कि अगर वो डांटेंगे तो वो और ज्यादा बात करने लगेंगे, तमाम तर्क देने लगेंगे, जिससे जुडिशरी या फिर कहें कि भारत के सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम सिस्टम पूरी तरीके से एक्सपोज हो जाएगा उन देशों के सीजीआई के सामने, जहां जाकर पूर्व सीजीआई बी.आर. गवई और जस्टिस सूर्यकांत अभी पिछले दिनों बड़े बड़े भाषण देकर कॉलेजियम की वकालत करते हुए नजर आए थे, जुडिशियल इंडिपेंडेंस के नाम पर अपनी ही पीठ थपथपाते हुए नजर आ रहे थे। उन्हें लगा कि उनकी पोल खुल जाएगी, बहुत ज्यादा दिक्कत होगी, और अगली बार जब वो वहां जाएंगे तो हो सकता है कॉलेजियम पर वहां भी सवाल उठने लगे। वैसे तो दुनिया भर को ये पता है कि भारत में कॉलेजियम सिस्टम लागू है, लेकिन इसकी क्या क्या दिक्कतें हैं, इसकी वजह से देश की जनता पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, देश में न्याय प्रणाली किस तरीके से गर्त में चली गई है, ये ज्यादातर लोगों को नहीं पता है, क्योंकि उसको लेकर जो रिपोर्टिंग होती है वो देश में ही होती है, विदेशों में बहुत ज्यादा इन पर चर्चा नहीं होती है। लेकिन आज अगर ये मामला ज्यादा लंबा खिंचता तो कल के लिए विदेशों में भी सुर्खियां बन सकती थी, जिसको टाल गए जस्टिस सूर्यकांत। लेकिन अब मामला आगे बढ़ेगा, ये निश्चित हो गया है। मामले की सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट का राजी होना हम सबकी जीत है, और हम इसीलिए आपसे बार बार कहते हैं कि आप जुड़े रहिए, धीरज रखिए। हम शालीनता पूर्वक भी इस मुद्दे को अगर लगातार उठाते रहेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक करते रहेंगे, तो वो दिन दूर नहीं है कि जब ये मेन स्ट्रीम मीडिया और ज्यादातर जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं वहां चर्चा का एक ज्वलंत मुद्दा बन जाएगा। आज भी हमने देखा कि कई बड़े यूट्यूबर्स जिनके मिलियंस में सब्सक्राइबर हैं, वो भी इस मुद्दे को अब उठाने की और उस पर बात करने की हिम्मत दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। निश्चित तौर पर वो उन्हीं चीजों को आगे बढ़ा रहे हैं जो हम पिछले 8-9 महीने से लगातार सिस्टमेटिक तरीके से आप सबके सामने रख रहे हैं। यानी कि कम्युनिकेशन सही तरीके से हो रहा है, जहां बात पहुंचनी चाहिए वह पहुंच रही है। यही वजह है कि आप में से ज्यादातर जो हमारे सब्सक्राइबर हैं वो सब पढ़े लिखे समझदार लोग हैं। ज्यादातर जो नॉर्मल लोग हैं, जो बहुत सी नॉर्मल चीजों में ज्यादा दिमाग लगाते हैं, वो हमारे वीडियोस को कम देखते होंगे। उन्हें लगता होगा कि ये टेक्निकल चीजें हैं, लेकिन हम कोशिश ये करते हैं कि जो शब्द है, जो भाषा है, जो पूरा का पूरा वर्णन है, उसको बहुत आसान रखा जाए, और उम्मीद है कि आप सबको ये बातें आसानी से समझ में भी आती है। बहुत से लोग कमेंट भी करते हैं कि बड़ी आसानी से वो इन चीजों को समझ जाते हैं, तो ये हमारे लिए अच्छी बात है।
और हम आपसे कहेंगे कि जुड़े रहिए। और निश्चित तौर पर नंदू पारा साहब ने जो कुछ किया है उससे देश का भला होने वाला है। चाहे ये मामला एक सुनवाई में ही टाल दिया जाए, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट में अगर चर्चा होगी तो फिर वो अखबार, टीवी और दूसरे माध्यमों से चर्चा का विषय बनेगा और कम से कम 2-4 दिन तो इस पर बात होगी ही। वो बहुत जरूरी है भारत की न्याय प्रणाली के लिए, न्यायिक सुधारों के लिए। जजों की जो तानाशाही चल रही है, जो ये भाई भतीजावाद, चेलापंथी चल रहा है, उसको लेकर लोगों में और जानकारी बढ़ेगी तो और ज्यादा विरोध भी होगा। और बुराई का जितना ज्यादा विरोध हो, जितने ज्यादा लोग बुराई के खिलाफ खड़े होंगे, बुराई का समय उतना ही कम होता जाएगा। आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है? आप राय दीजिए। शब्दों की मर्यादा बनाए रखिए। जय हिंद, जय